नमस्कार दोस्तों, चलो सीटेट के बारे में आज हम फिर से नया पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पीवाईक्यू में हम समझेंगे कि जो हर साल पीवाईक्यू आते हैं सीटेट के एग्जाम में जियोग्राफी से रिलेटेड, उस क्वेश्चन को हम करेंगे बिना टाइम गवाए हुए। बहुत सारे इंट्रो नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेल के बारे में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सेल यानी क्या होता है? सेल यानी होता है पत्थर। पत्थर यानी चट्टान। ठीक, तो चट्टानों के बारे में इसमें चर्चा की गई है कि सेल किस प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हमें इस कथन के माध्यम से समझाना है कि क्या सही है। तो चलिए आप इसके जवाब दीजिए और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है, अवसादी सेल के दो प्रकार होते हैं। क्या अवसादी सेल के दो प्रकार होते हैं? दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, द्रवित लावा से आग्नेय सेल बनता है। तीसरा है, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होता है। आप मुझे ये बताइए कि ये तीनों ऑप्शन में से राइट जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी? तीनों में से राइट जवाब क्या होगा? चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो तीनों में से राइट जवाब होगा, उसको जानने से पहले हम ये सीखते हैं कि तीनों में से गलत कौन सा है और क्यों है। सबसे पहले सीखते हैं सेल। सेल यानी होता है चट्टान। ठीक है, चट्टान। और चट्टान टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं इग्नियस रॉक, जिसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। दूसरा को बोलते हैं कायांतरित चट्टान या अवसादी चट्टान। तीसरे को बोलते हैं कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान। तो 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। पहले चट्टान का नाम है आग्नेय, दूसरे का नाम है अवसादी और तीसरे का नाम है कायांतरित। इसमें देखो, जो आग्नेय होता है वो द्रवित लावा होता है, यानी कि वो लावा जो जमीन के अंदर उबलता रहता है। ठीक है, जब जमीन के अंदर लावा उबलेगा तो क्या होगा? जमीन के अंदर लावा उबलेगा तो फटेगा, तो ऊपर जो उसके रोक आते हैं, ठीक है, तो जो आते हैं लावा मैग्मा, वो क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। जब वो ठंडा होता है तो चट्टान का रूप धारण करता है। देखिए, सबसे पहले आप ये सोचिए कि जो चट्टान होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक इस ऐसा चट्टान होता है जो जमीन के अंदर पड़ा होता है मैग्मा के स्वरूप में। दूसरा एक ऐसा मैग्मा होता है जो जमीन के बाहर होता है। तो जो जमीन के बाहर होता है उसमें जल्दी से ठंडी हवाएं चलती है, सारी चीजों का इरोजन होता है, जिसके वजह से ये पत्थर तुरंत ही क्या होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। जब तुरंत ठंडे हो जाते हैं तो उनका रूप और उनका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। जैसे जैसे आग्नेय चट्टानें जमीन के अंदर ही रहती है जो, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि उस पर जल्दी हवा नहीं चलता, पानी नहीं चलता, जिसमें किसके वजह से ये सारी चीजें क्या होती है, बड़ी हो जाती हैं। तो आग्नेय चट्टान के बारे में हमने जान लिया, और इसमें ये भी जान लिया हमने, ये भी जान लेते हैं कि इसमें कोई जीवाश्म नहीं होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार के जीवाश्म पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि जो चट्टान होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, तो जिसके वजह से यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाया जाता है। दूसरा है अवसादी। अवसादी यानी कि जैसे आप एक मान लीजिए सेडिमेंट्री जिसको बोलते हैं, कि मान लीजिए कोई समुद्र है या कोई नदी है। नदी या समुद्रों से जो पानी आता है, पानी के द्वारा और भी सब कुछ आते हैं, जैसे कि कीचड़ वगैरह। तो ये सारी चीज से जो चट्टान बनते हैं वो कैसे होते हैं, एक के ऊपर एक परत के रूप में चढ़े होते हैं। तो जब एक के रूप में एक परत के रूप में चढ़े होते हैं तो वो क्या होते हैं, अवसादी होते हैं। और तीसरा क्या होता है, कायांतरित, यानी कि जिसका बदलाव किया जा सके। ठीक है, जिसको क्या किया जा सके, बदलाव किया जा सके, जो बदल जाए किसी और रूप में, तो उसे हम बोलते हैं कायांतरित चट्टान। सबसे पहला प्रकार आता है कि अवसादी सेल 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, अवसादी सेल का 2 प्रकार नहीं होता है, आग्नेय सेल का 2 प्रकार होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया, एक आग्नेय सेल होता है जो जमीन के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं अंतर्भेदी। अंतर्भेदी। दूसरा होता है बहिर्भेदी। ठीक है, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ये खत्म हो गया।
ठीक। दूसरा आता है द्रवित लावा से आग्नेय सेल बनती है। आप मुझे बताइए कि द्रवित लावा यानी कि लावा जो जमीन के अंदर मैग्मा के रूप में इकट्ठा होती है ज्वालामुखी के रूप में, उसे हम बोलते हैं द्रवित लावा। तो द्रवित लावा आग्नेय सेल से बनती है, बिल्कुल द्रवित लावा से ही आग्नेय सेल बनती है। और उस सेल में क्या नहीं होता है, जीवाश्म नहीं होता है। ठीक। तीसरी चीजें क्या होती है, यानी कि इस हिसाब से ये वाला राइट आंसर हो गया। तीसरा भी देख लेते हैं। एक सेल से यानी कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर यानी दूसरा चट्टान में परिवर्तन होता है। आप बताइए, एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होता है? जी यस, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होता है। पहले आग्नेय सेल बनती है और आग्नेय सेल से धीरे धीरे ठंडा होने के कारण धीरे धीरे वो क्या बनता है, अवसादी बनता है। और अवसादी के रूप में जाने के बाद वो कायांतरित बनता है और कायांतरित के बाद फिर उनका परिवर्तन होता है और फिर वो आग्नेय में परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब कुछ हमें जियोग्राफी लोकेशन या जियोग्राफी हवा ये सब के कारण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वेदर के कारण हमें, एक शब्दों में कहें तो वेदर के कारण हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ये घटना ऐसी है जो करोड़ों साल पर चलती है, एक दिन में हमें कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती। ओके, अब चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं और दूसरे सवाल को भी एकदम ध्यान से समझते हैं, क्योंकि वो भी हर साल एग्जाम में आता ही आता है। और ना आए तो भी हमें ये सीखने को मिलेगा कि आगे किसी एग्जाम में आ जाए तो हमारा काम हो जाए। ठीक है, या उससे जुड़ा कोई ना कोई ऑप्शन से क्वेश्चन आ ही जाएंगे। चंद्रमा के बारे में बताएं। चंद्रमा के बारे में हमें बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहला ऑप्शन आता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्या ये सही ऑप्शन है? दूसरा है पृथ्वी चंद्रमा का उपग्रह है। तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी से 2 गुना समय लगता है। आप मुझे ये बताइए कि तीनों में से राइट ऑप्शन क्या है, और अगर आपको राइट ऑप्शन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इन तीनों में से राइट ऑप्शन क्या है। चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नीचे से, सी ऑप्शन से। चंद्रमा को एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी से 2 गुना टाइम लगता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2 गुना टाइम लगेगा पृथ्वी से? और पृथ्वी को कितना चक्कर पूरा करने में सूर्य का कितना टाइम लगता है, वो मुझे बताइए आप। पृथ्वी को सन का चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? क्या उससे पृथ्वी से ज्यादा टाइम लगेगा चंद्रमा को? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक। बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि पृथ्वी चंद्रमा का उपग्रह है। ऑप्शन ध्यान से पढ़िए कि पृथ्वी चंद्रमा का उपग्रह है। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी चंद्रमा का उपग्रह है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ना कि पृथ्वी चंद्रमा का उपग्रह है। क्योंकि हमने ग्रहों के चैप्टर में पढ़ा था, ग्रहों की श्रृंखला में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी खुद एक ग्रह है। जब वो एक ग्रह है तो उपग्रह कैसे हो सकता है? तो यानी कि पृथ्वी तो उपग्रह नहीं है। तो जब पृथ्वी उपग्रह है ही नहीं तो वो चंद्रमा का उपग्रह कैसे बनेगा? ये भी राइट रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ठीक। तीसरा आता है हमारा ए ऑप्शन, पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये है हमारा चंद्रमा। और चंद्रमा भी चक्कर लगाता है, और वो चक्कर लगाता है पृथ्वी का। जब वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो पृथ्वी अपनी हमेशा क्या करती है, रोटेट करती है, हमेशा घूमती रहती है। जब पृथ्वी ही हमेशा घूम रही है और चंद्रमा उसका चक्कर लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक भाग पर चंद्रमा दिखाई देगा, एक भाग पे नहीं दिखाई देगा। जिस तरह हमारा सन एक भाग पे दिखाई देता है, एक भाग पे नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा का जो सन का जो हिस्सा होता है वो सिर्फ एक ही तरफ दिखाई देता है। जिस तरफ दिखाई देता है उस तरफ दिन होता है, और जिस तरफ नहीं दिखाई देता है उस तरफ रात होता है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। और पृथ्वी क्या करती है, रोटेट करती है, जिसकी वजह से चंद्रमा का पूर्ण रूप से क्या होता है, इसमें परावर्तन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से एक ही भाग दिखाई देता है, यानी कि ये राइट ऑप्शन हो जाएगा।
और आपने इसके पहले क्या जाना था इसके बारे में मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर इसको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको समझ में आया और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे ऑप्शन क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा निर्माण में सहायक तत्व बताइए कि मिट्टी का निर्माण होता है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं जो सहायक होते हैं। तापमान, वर्षा या समय, तीनों में से क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए सबसे पहले हम इससे समझते हैं कि देखिए वेदर जो होता है हमारा, ठीक है, वेदर की वजह से ही मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। अगर किसी भी क्लाइमेट में वेदर नहीं है, मौसम से संबंधित कोई घटनाएं नहीं होगी तो कैसे हमारा मृदा बनेगा, मिट्टी कैसे बनेगा, मिट्टी किसी भी तरह बन ही नहीं सकता। तो उसके लिए तापमान का होना बहुत जरूरी है। एक निश्चित तापमान होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह का तापमान होता है, इसलिए अलग अलग जगह पे देखेंगे ना आप तो अलग अलग तरीके से तापमान की वजह से मिट्टी भी अलग अलग रहती है। कुछ मिट्टी रेड रहती है, कुछ काली रहती है और कुछ भूरी मिट्टी रहती है, किसी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी मिट्टी होती है। उस मिट्टी की वजह से हमारा क्या होता है, और तापमान की वजह से क्या होता है, मिट्टी के कलर में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब मिट्टी के कलर में परिवर्तन होता है वो सब हमें तापमान की वजह से देखने को मिलता है। यानी कि मृदा के निर्माण में तापमान सहायक तो पाया जाता है, ठीक है। ये तो राइट ऑप्शन हो गया। दूसरा है वर्षा। क्या वर्षा की वजह से भी मृदा बनती है। जी यस, मृदा वर्षा की वजह से भी बनती है। क्यों बनती है, देखिए बारिश होता है, बारिश की वजह से मिट्टी जो होती है ऊपर से कटाव हो जाता है, उसका इरोजन हो जाता है, हट जाता है, तो नई मिट्टी बनती है, नीचे से नई मिट्टी और बनती है, जिसके वजह से वर्षा भी एक सहायक तत्व हुआ मृदा निर्माण में। तीसरा है समय। देखिए तापमान और वर्षा दोनों समय पे ही होते हैं, ठीक है। समय तो उसमें तो टाइम तो लगता है, बिना टाइम के थोड़ी ना तापमान और वर्षा हो जाएगी और मृदा अपने आप बन जाएगा, नहीं। मृदा एक लंबा प्रोसेस है जो धीरे धीरे करके बनता है और इसे बनने में लगभग लाखों करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें जो इतना समय लग रहा है ये सारी चीज बनने में, तो समय भी एक सहायक हो गया। तो इसी तरह अगर हमें मृदा के बारे में पूछे तो उसमें तापमान बोले, वर्षा बोले, समय बोले, इन सारी चीजों का जिक्र करे क्वेश्चन में तो हमें ऑल ऑफ दिस लगाना है, हर एक क्वेश्चन राइट है, ठीक है, पूरा ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे के सवाल की ओर देखते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये क्लास समझ में आ रही है। अगर आपको इस क्लास को समझ में आ रही है और क्लास का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ मैम क्लास समझ में आ रही है और क्लास का तरीका भी समझ में आ रहा है। देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं, इसमें क्वेश्चन में देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में किस जून के बारे में बताइए। हमने आपको बताया इससे पहले क्वेश्चन में कि दो प्रकार के गोलार्ध होते हैं, ठीक है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। चलिए इसको इधर समझते हैं। एक होता है यहाँ बीच से कटा होता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा हिंदी में या विषुवत रेखा, ठीक। इसके ऊपर आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे आता है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। दो प्रकार के हेमिस्फीयर होता है अर्धगोल, एक को बोलते हैं नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, नीचे को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसने क्वेश्चन में पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून के बारे में बताइए। तो 21 जून में दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी घटनाएं घटेगी। रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा, या दिन और रात बराबर होगा, या दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी। तीनों में से राइट ऑप्शन क्या होगा, इसे आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जिसको आ रहा है वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, दिन लंबा और रात छोटी, ये जो घटनाएं होगी वो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगी, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून में दिन लंबा होता है, रात छोटी। इसको इस तरह समझेंगे कि देखिए हमारे मौसम में तीन प्रकार की मौसमें होती है, मौसम तो ऐसे चार पांच प्रकार की होती है।
लेकिन 3 प्रकार के मौसम से इस सवाल को हम समझ जाएँगे। ठंडी होती है, गर्मी होती है और बरसात होती है। इसमें हमें ठंडी और गर्मी के बारे में समझना है सबसे पहले। देखिए, जब हमें ठंडी की ऋतु आती है, तो हमारा दिन छोटा हो जाता है और रात लंबी हो जाती है। इसी तरह जब गर्मी का सीज़न आता है, तो हमारा दिन लंबा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब दक्षिण गोलार्ध में 21 पहले तो उत्तरी गोलार्ध में समझ लेते हैं। 21 जून को, ठीक है, सूर्य हमेशा क्या रहता है, सिर पे रहता है। जून जुलाई में हमारे तरफ क्या होती है, गर्मी पड़ती है। जब गर्मी पड़ती है इंडिया में, तो उसमें क्या होता है, हमारा दिन लंबा हो जाता है, ठीक है, और रातें क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो हेमिस्फीयर नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इसका उल्टा होगा। यानी कि जब यहाँ पे रात लंबी होगी, तो यहाँ पे रात छोटी होगी, और जब यहाँ पे रात छोटी होगी, तो यहाँ पे रात बड़ी होगी। ठीक है, इस तरह से उल्टा चीजें चलती है। जो यहाँ रहेगा उसके विपरीत यहाँ रहेगा, जो यहाँ रहेगा उसके विपरीत यहाँ रहेगा। इसी तरह हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में हम बताइए कि किस जून में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा, यानी कि ठंडी की ऋतु रहेगी, शीत ऋतु। समझ आया? तो चलिए इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल को और कंसीडर करते हैं, इसके बाद अपने सेशन को एंड करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। विषुवत रेखा कौन से देश से गुजरती है? देखिए, विषुवत रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, ये 3 रेखाएं हमारे गोलार्ध में से होकर गुजरती है, ठीक है। यानी जो पृथ्वी का गोलार्ध होता है, गोल होता है, उससे क्या होती है, ये 3 रेखाएं निकलती हैं। एक होता है इक्वेटर, दूसरा है कर्क रेखा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरे को कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, और ये 3 प्रकार की रेखाएं अगर गोलार्ध में से गुजर रही हैं, ग्लोब में से, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या ये तीनों रेखाएं ऐसे ही गुजर रही हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं गुजर रही हैं। कोई ना कोई इस पे देश आता है, इन रेखाओं में से गुजरने के लिए देश आता ही आता है। ऐसा थोड़ी ना कि रेखा अपने आप ही गुजर जाएगी या किसी देश से नहीं कटेगी। बहुत सारे देशों से भी जाती है, बहुत सारे नदियों से भी जुड़ के जाती है, ठीक है, नदियों से भी होके गुजरती है। तो हमें ये तीनों रेखाओं के बारे में समझना है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि जो कर्क रेखा है, वो कर्क रेखा देखो भारत से गुजरती है, भारत के अलावा और देशों से गुजरती है। भारत में ये लगभग कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और कौन कौन से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि कर्क रेखा कौन से 8 राज्यों से गुजरती है इंडिया में। इसके बाद देखो, ये विषुवत रेखा के बारे में पूछा है। अगर ये कर्क रेखा के बारे में पूछता तब तो जवाब आ जाता भारत, लेकिन इसने भारत के बारे में नहीं पूछा है, इसने कर्क रेखा के बारे में नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा, विषुवत रेखा के बारे में। इस लाइन के पूछा उसने, बीच में से गुजरने वाली लाइन को, जिससे हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। अब बताइए, भारत जो है वो तो आएगा नहीं, ये ऑप्शन खत्म। दूसरा है चिली, क्या चिली गुजरता है? चिली आपको क्या लगता है कि चिली इससे गुजरता है? बिल्कुल नहीं, चिली तो मकर लाइन से गुजरता है। चिली वाला जो देश देखने को मिलता है वो इस लाइन में देखने को मिलता है, ठीक। और हमें पूछा किसने है, कहाँ पे है, उसने इस वाले लाइन का पूछा है। और इस लाइन में जो गुजरने वाली देश है उसको बोलते हैं कांगो। कौन सा? कांगो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आगे की नेक्स्ट क्लास के देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।